हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे आज ज़रूरी हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्लास 10th जो बिहार बोर्ड के लिए 26 में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इसके पहले पार्ट को सारांश को हम बहुत ही आसानी तरीके से पढ़कर और समझा दिए थे। तो ये हम लोग का पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग आज जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसानी से और आसान से आसान भाषा में हम आप लोग को समझा देंगे और ट्रिकली समझाएंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम में याद आएगा और आप लोग उस पर लिख सकते हैं। इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और उसमें कुछ ट्रिक आप अलग से यूज़ करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बिना देरी को स्टार्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। कल का जो थ्योरी था हम लोग पढ़ दिए थे चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है। उनके लेखक के परिचय के बारे में पढ़े थे, आलोक पर, भारत सरकार और लखनऊ विश्वविद्यालय, और नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध और इसका सारांश के बारे में हम लोग पढ़ दिए थे। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर को। प्रश्न और उत्तर को इतना आसानी से देखेंगे कि आप लोग के भी समझ में आ जाएगा और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बार बार इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो हम लोग देखने वाले ये सभी प्रश्न और उत्तर एकदम आसान भाषा में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो साथ रहिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तो हम आपको बिल्कुल आसानी से समझा देंगे। और एक बार सुन लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, आप लोग को याद करने की कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। लेखक थे, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, उसके माध्यम से ये उपस्थित हुआ था। लेखक के छोटी लड़की ने एक दिन अचानक लेखक से पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न ये कैसे उपस्थित हुआ, तो आप लोग हम बता दिए कि लेखक एक छोटी बेटी थी, उसके माध्यम से एक दिन उनकी छोटी बेटी ने लेखक से पूछ दिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 1 नंबर का आंसर हो गया। 2 नंबर का आंसर देखते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, यानी जैसे नाखून हम लोग को बढ़ता है तो उसमें प्राकृतिक क्या याद दिलाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। यह नाखून हम लोग का है, जीवन से लेकर मरण तक रहता है हम लोग के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ टाइम बीतने के बाद हमारा नाखून चला जाए। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। किस तरह, तो वानर की तरह या वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख मिस होता है, नाखून की उसके असली हथियार थे। उस दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून की आवश्यक अंग थे। प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वह प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु को समानता तुम में अब भी विद्यमान है। यानी लेखक बोलना चाहता है कि जो नाखून पहले था वो नाखून आज भी तुम्हारे अंदर विद्यमान है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक तर्क संगत है। कुछ लाखों वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की ज़रूरत थी। अब उस समय अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, जिससे मनुष्य अपने नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। असल में वह उसके अस्त्र थे। अब मनुष्य समय अनुसार अपने अस्त्र में परिवर्तन कर लिया। अब नाखून को प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना
उपयुक्त और तर्कसंगत रहा। यानी लेखक बताना चाहता है कि उस समय जो पूर्वज थे वन मानुष, उस समय उन लोगों को नख ही ऐसा था यानी नाखून था कि उन लोगों को भोजन करने में मदद करता था, यानी वही शिकार करने में या किसी को पछाड़ने में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेज होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जैसी शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे वे अब सौंदर्य के रूप में देखने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता था। यानी पहले के जो मनुष्य थे वो नाखून बढ़ाते थे, लेकिन अब के मनुष्य है वो क्या करते थे, जो पशु से अलग दिखाने के लिए उसको सुंदर बनाते थे। नाखून को अच्छे से रंगना, अच्छे से पॉलिश करना, अच्छे से काट के रखना। जैसे भोजन करते तो उसमें से बहुत सारे कीटाणु जो हमारे पेट के अंदर चला जाता है, तो इसको मनुष्य काटता चला गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? लेखक ने कहा कि पशुवत मानव में धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना तथा पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यदि यह प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी, अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना। लेकिन लेखक ने बताया कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसे समस्त औद्धोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया। यानी सुकुमार विनोद जी का कहना है कि नाखून जो है ना, वो मनुष्य को एक प्रवृत्ति पनपी कि हम लोग को ऐसे नाखून नहीं रखने चाहिए। हम लोग को पशु है नहीं, क्योंकि पशु से हम लोग अलग अब दिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे उससे हटते चले गए। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नख बढ़ना, उसे काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है? तो मानव शरीर में बहुत सी सहज प्रवृत्तियाँ अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान सहज वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता था। तो हम लोग देख लेते कि नाखून को मनुष्य काट देता था। नाखून बढ़ेगा तो मनुष्य धीरे धीरे सहजाती प्रवृत्ति एक देख कर दूसरे को देखते थे और धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशु की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक के हृदय में अंतद्वंद की भावना उभर रही थी। यानी लेखक के हृदय में ऐसी भावना उठ रही थी कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मानवता की ओर बढ़ रहा है। अतः इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से यह प्रश्न लोगों के सामने रखता कि इस प्रश्न पर अध्ययन करने
से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक और बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ते हैं। यानी लेखक की बात कहना अच्छी है कि मनुष्य अपने बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बंदूक बम ये आगे चलकर क्या होता है, बहुत ही दिक्कत करने वाला है। तो इसलिए मन जो है लेखक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देश की आज़ादी के लिए उपयुक्त किन बातों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं और लेखक के निष्कर्ष क्या है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव है, पर स्वाधीनता का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, और अंग्रेज़ी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि स्व निर्धारित या आत्मबंधन फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल में निशेष भाव से देने में है। यानी देश की आज़ादी के समय में जो इंडिपेंडेंस जो का अर्थ है अधीनता, और स्वाधीनता के जो अर्थ है वो क्या है, अपने अधीन में रहना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कितना तक है। तो क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन को 9 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या दिख रहा है, लेखक ने किस प्रसंग से कहा कि बंदरियां मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती, लेखक अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रसंग मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों का जांच कर लेते तो हितकर होता, उसे ग्रहण करते हैं। बात सही है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यानी सब लोग अगर समाज में रहता है तो सभी लोग खराब नहीं होते और सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो लेखक कहना बहुत अच्छी ही बात है। अब देखेंगे 10 नंबर में स्वाधीनता शब्द का सार्थक लेखक क्या बताता है। लेखक के अनुसार स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य हो। अंग्रेजी लिखा है, यहाँ पे अंग्रेजी लिखना है। अंग्रेजी में कहना है कि सेल्फ डिफेंस यानी आत्म सुरक्षा स्वयं करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर, और उसके बाद देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर। तो हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। लेखक की दृष्टि से बूढ़े के कथनों का सार्थक क्या है। लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया जो अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य को सावधान करता है। यानी ये कितना बार हम आप लोग को बताए हुए हैं कि अपने दादा के पास बैठे यानी दादी के पास बैठे, वो अपने जीवन के जितनी भी घटनाएं हैं वो बच्चे को बताते हैं ताकि बच्चे फिर गलती ना करें। जो इस प्रकार कहना है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो,
हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्य को हटाओ, क्रोध और देश को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म शोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि से यह कथन पूर्णतः सही है। तो लेखक बोल रहा है कि जो हम लोग के अंदर मिथ्य यानी झूठे भाषा है उसको हटाना चाहिए। मिथ्य मिस क्या होता है? झूठा। क्रोध मिस होता है जो हम लोग को अंदर जो होता है ना गुस्सा, उसको क्रोध बोलते हैं। इस सभी को हम लोग को क्या करना? हटाना होगा। और आराम की तो बात सोचना ही क्या है? हराम है। ये आराम है ना, आराम को छोड़ दो। अपने क्या है? कष्ट सहो। कष्ट ही आगे चलकर नहीं बोला जाता है कि आगे अगर दुख सहोगे तो आगे चलकर सुख मिलेगा, अभी सुख सहोगे तो बाद में दुख होगा। तो ये बात सच ही है, झूठ वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग इसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, अर्थात मनुष्य पशुता को पुण्य त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लिया। यानी मनुष्य के जिस तरह पूंछ झड़ गए, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग का पूर्वज वनमानस थे, उनके पूंछ थे, अब आज हम लोग को पूंछ नहीं है। तो वैसे ही बोल रहा है कि लेखक बोल रहे हैं कि आगे चलकर उनका नाखून भी बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है कि मनुष्य मशीनों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से दे देने में है। नाखून को काट देना उस स्वाधीनता आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। यानी सफलता और चरितार्थ में यही भिन्न प्रकार के अंतर है। मैत्री, त्याग और अपने सब मंगलमय का निस्वार्थ भाव से देखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 देख के हम यहीं पर क्लास को ख़त्म कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कर रहा है? व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और समझते जाएंगे और यह याद होते जाएगा। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर होंगे। यानी बात सही है कि कितना हो जो चोर होते हैं उनको कितना हो सज़ा मिल जाए, फिर भी वो क्या करते हैं? अपने जेल से छूटते हैं वो क्या करते हैं? अपनी हाजिरी देना फिर शुरू करते हैं। प्रस्तुत सुललित सार्वभिक्त एवं मार्मिक पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिए गए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के कहने का यह आशय है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते जैसे कोई निर्लज अपराधी है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, उसे काट दिए जाने पर पुनः बेहया की तरफ बढ़ जाता है। उससे इस तकनीकी का लाज शर्म नहीं है आती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार के अपराधी बार बार सुधरने सुकर्म करने की कस्में खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः वह वही कर्म दोहराने लगता है। यानी जितने भी चोर अपराधी होते हैं उतना ही वैसा ही करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर बढ़ते देखकर कभी कभी निराशा
मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ, कभी कभी निराशा हो जाता हूँ कि प्रस्तुत सुलित सार्वधिक एवं मार्मिक पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली 2 के नाखून के बढ़ते से पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के कहने का आशय है कि मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध में लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य की नाखून उसकी पशुता की प्रतीक है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य बर्बरता की इतनी भयानक है कि वह अपने संहार से स्वयं लिप्त है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा पर बम बरसाना, उससे कितनी धन जन की हानि हुई, संस्कृति का विनाश हुआ। अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आज भी उसकी याद में मन सिहर उठता है कि यही स्वरूप उसे नाखून की याद दिला देते। मनुष्य के पशुता की जितनी बार काटने की कोशिश की जाए, फिर वह उसे मारना नहीं चाहती, किसी न किसी नवीन को धारण कर उसे विध्वंस के रूप में प्रतीत हुई थी। जैसे नाम बताए थे हम आप लोगों को कि जापान जो देश है उस पर नागासाकी एक था हिरोशिमा 2 जगह था। इस पे क्या होता कि इस पे 2 बम गिरे थे, परमाणु बम। एक 9 अगस्त को एक गिरा था 6 अगस्त को। एक लिटिल मैन था, एक था फैट मैन। ये दोनों बम बहुत ही ख़तरनाक थे, जो जापान को तहस नहस और बर्बाद कर दिया। तो इसी के बारे में जो मनुष्य लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है क्या इसे अपने कम वक्त नाखून के बढ़ते हैं, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। प्रस्तुत सुललित सार्वधिक एवं मार्मिक पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के कहने का आशय है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। वह अपने विध्वंस के रूप को छोड़कर असली मानवता की ओर अग्रसर होना चाहता है। मनुष्य इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शित की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि कमबख्त नाखून बढ़, इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब मनुष्य सजग और सचेत, वह उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा। कहने का यह भाव यह है कि वह अपने पशुता के रूप को त्याग देगा, यानी मनुष्य के अंदर जितने भी पशुता है वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखकर यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे क्लास को। लेखक की दृष्टि से हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि से हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता अपने आप पर अपने द्वारा लाया हुआ बंधन, भारतीय चित्त जो आज की निर्धनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति विशेषता की फल है। यह विशेषता हमारी दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये हमारे लेखक का लास्ट क्वेश्चन 15 था। ये आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।